आज से नया चैप्टर ना। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ना पड़ता है गैसियस स्टेट के बारे में बेसिकली। क्या बैठो बैठो आप लोग। ठीक है, धीरे धीरे पढ़ेंगे। देखो 30 ये सुनो, 30 तारीख को आप लोग का जो ये माइलस्टोन टेस्ट है उसमें क्या है, मोल कॉन्सेप्ट और एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो देखिए, दोनों टॉपिक आपका फिनिश्ड है, दोनों टॉपिक कंप्लीट है। तो देखो हम बता रहे हैं, आप लोग क्या करिए, देखो सुनो, आप लोग क्या करो, आपके पास जो नोट्स हम दिए हैं बेहतरीन नोट्स है, उसको आप पढ़ के प्रॉब्लम प्रैक्टिस करिए। अभी टाइम है, क्वेश्चन बनाइए, जितना बना सकते हैं कोशिश करिएगा कि डीपीपी और मॉड्यूल ये दोनों में कोई भी क्वेश्चन ना बचे। और पीवाईक्यू करो ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना पूछा है बस इतना करो, पीवाईक्यू कर लो। डीपीपी तो डेफिनेटली 100% करो, और पीवाईक्यू जरूर करना। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको आप लोग करो, और जिसको भी उसमें डाउट रहेगा, एक भी बच्चा आज नहीं आया, 2 बजे से हम बैठे हुए थे, बारिश हो रही थी। अच्छा ठीक है, लेकिन आप लोग ये उसको करिए। जिसको भी जो जितना भी डाउट रहेगा, पूछना रहेगा, आप 2 बजे से आइए। जितना हमसे पूछना चाहते हैं क्वेश्चन पूछिए, और हम चाहते हैं टॉपर मेरे बैच से बने। तो उसके लिए अब आइए, देखो इस चैप्टर को, अब जो हम लोग न्यू चैप्टर पढ़ रहे हैं इसका टेस्ट आगे होगा, लेकिन इसको क्लास में ही, इसको देखो अभी तुम उन दोनों चैप्टर का अच्छे से प्रिपरेशन करना। इस चैप्टर को हम क्लास में ही जितना क्वेश्चन कराते जाएंगे और जो थ्योरी पढ़ाएंगे उसको अच्छे से अभी करते जाना है, और धीरे धीरे इसको पढ़ाते हैं। और ये चैप्टर भी, जैसे देखो ये चैप्टर भी आसान चैप्टर है,
थोड़ा सा अच्छे से फर्स्ट क्लास से ही ध्यान दीजिएगा, आपसे आसानी से क्वेश्चन बनेगा। अगर ध्यान नहीं दोगे तो फिर प्रॉब्लम होगा, लेकिन इसमें कुछ है नहीं, आसान चैप्टर है। तो देखो, पहले हम लोग पढ़ते हैं कुछ चीज। देखो, जैसे स्टार्ट किए थे जब, बैठो न पहले। देखो, जब हम लोग मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे तो उसमें स्टार्टिंग में कुछ टर्म्स पढ़े थे जिसका एप्लीकेशन इसमें है, जैसे वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, ये सब पढ़े थे ना, यूनिट रिलेशनशिप। जितना यूज है उसको हम रिपीट कर दे रहे हैं। तो उस गैस का पैरामीटर है वो देखो, गैस पैरामीटर है वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, देखो गप नहीं करो, एक भी बच्चा गप नहीं करेगा, ध्यान से देखो, तुमको 100% शुरू से ही समझ में आएगा। हाँ, न्यू चैप्टर है। तो देखिए, बिल्कुल इसको हम अभी, चूंकि हम लोग आगे चल रहे हैं सिलेबस में ना, तो आराम से पढ़ाएंगे, आप ध्यान से देखिए। देखिए, पहले पढ़ते हैं हम लोग, ये वॉल्यूम पैरामीटर है। जैसे पैरामीटर क्या हुआ, मेजरेबल क्वांटिटी। जैसे गैस को वॉल्यूम के टर्म में मेजर कर सकते हैं, प्रेशर के टर्म में भी एक्सप्लेन करते हैं, टेम्परेचर कितना होगा उस टर्म में एक्सप्लेन करते हैं, मोल क्या होगा गैस का उस टर्म में एक्सप्लेन करते हैं। तो पहले हम लोग इसमें पढ़ते हैं, देखो वॉल्यूम, देखो वॉल्यूम भी अच्छा। देखो अभी स्टार्ट है, ध्यान से देखो। वॉल्यूम क्या होता है, व्हाट इज वॉल्यूम? कोई भी सब्सटेंस जितना स्पेस ऑक्युपाई करता है, जितना जगह घेरता है, वह उस सब्सटेंस का वॉल्यूम कहलाता है। तो हम लोग एक लाइन में लिख लें, स्पेस ऑक्युपाइड बाय सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस जितना स्पेस ऑक्युपाई करता है वो उसका वॉल्यूम कहलाता है। जैसे मान लो, समझो ये रूम है, इस रूम का जितना लेंथ, ब्रेथ, हाइट है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट क्या होता है, वॉल्यूम। मान लो इस रूम का कैपेसिटी अगर हम कहें कि 2000 लीटर का है, समझ रहे हो ना, यानी इसका वॉल्यूम कितना हुआ, 2000 लीटर। अच्छा, गैस को जब इसमें किसी भी गैस को हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो हम लोग जानते हैं गैस के मॉलिक्यूल के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होता है। तो जिसके कारण माना जाएगा कि गैस क्या होगा, पूरे स्पेस में फैल जाएगा। यानी कितना स्पेस ऑक्युपाई कर लेगा, जितना रूम का वॉल्यूम है। यानी उस गैस का वॉल्यूम कितना बोलेंगे, 2000 लीटर। अगर 2000 लीटर का रूम है तो समझ रहे हो ना। यानी हम लोग ये कह सकते हैं, किसी भी गैस को जिस कंटेनर में डालेंगे उस कंटेनर का जितना वॉल्यूम होगा वह उस गैस का वॉल्यूम हो जाएगा।
होगा ना, क्योंकि गैस क्या होगा, पूरे कंटेनर में फैल जाएगा। क्यों, किस रीजन से ऐसा होगा? तो इसमें दो कंडीशन है, ऐसा मान के पढ़ना होता है कि गैस के मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है, जैसे तुम कह सकते हो कि जैसे मान लीजिए 10 मॉलिक्यूल है, तुम ऐसे सोचो, तो तुम कह सकते हो कि सर एक मॉलिक्यूल जितना जगह घेर लिया, बाकी 9 मॉलिक्यूल तो उसको छोड़ के ही रेस्ट जगह घेरेगा। लेकिन ऐसा नहीं माना जाता है। होता क्या है कि ऐसे मान के चलना होता है आइडियल कंडीशन में कि गैस के मॉलिक्यूल का अपना स्पेस नेग्लिजिबल है, अपना वो कुछ घेरा ही नहीं, ऐसे मान लिया जाता है कि गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम होल स्पेस के रिस्पेक्ट में, होल वॉल्यूम के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। समझ में आया? दूसरा चीज, गैस के मॉलिक्यूल के बीच, जैसे देखो कोई भी मासिव पार्टिकल रहता है तो फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है ना। तो ऐसा बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, गैस के मॉलिक्यूल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होता है, नहीं होता है। तो ये 2 पॉइंट पहले नोट कर लीजिए। देखो नहीं होता है। रियल गैस जब पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे रियल गैस, अभी पढ़ रहे हैं आइडियल गैस के बारे में। तो इमेजिनरी नहीं, उसको बोलते हैं आइडियल गैस। जैसे देखो आइडियल किसको बोलेंगे, मतलब देखो आइडियल गैस कहते हैं कि हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर कोई भी गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगता है। तो देखो इसमें 2 पॉइंट, पहला पॉइंट क्या मान के चलना है कि वॉल्यूम ऑफ ए gaseous molecule, volume of a gaseous molecule is negligible in comparison to whole volume of gas। देखो गैसियस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम होल वॉल्यूम ऑफ गैस के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल मान लेंगे, यानी मॉलिक्यूल का अपना स्पेस नेग्लिजिबल है। दूसरा पॉइंट एक चीज और हम लोग मान के चलेंगे कि गैस के मॉलिक्यूल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगता है, नेग्लिजिबल लगता है। तो दूसरा पॉइंट ये मान के चलेंगे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between gaseous molecules is negligible। देखो गैसियस मॉलिक्यूल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होता है, और ऐसा बिहेवियर जो शो करेगा उसको क्या बोलेंगे, आइडियल गैस। ये किस कंडीशन में होगा, आइडियल गैस के। गप नहीं करो, देखो समझो अच्छे से, बहुत थोड़ा सा ध्यान दोगे ना बहुत इंटरेस्ट आएगा। तुम पहले लिख लो ना, हम अपने 10 बार खुद बोलते हैं। हाँ तो वही पढ़ना है अभी भी। अब तुमको सिलेबस में जो पढ़ना है पढ़ोगे ना, जो सिलेबस में वो पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे। तो देखिए हम लोग क्या पढ़े कि गैस के मॉलिक्यूल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होता है। दूसरा चीज पढ़े कि किसी एक गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम इंटायर वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल होता है। हो गया, थोड़ा फास्टली लिखो। जैसे देखो मान लो कोई गैस CO2 गैस है, समझो CO2 गैस है, फिर गप नहीं,
ये अजीब कर रहे हो, हम इतना बार बार बोल रहे हैं फिर भी नहीं सुन रहे हो। देखो, मान लो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और इस रूम में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इंट्रोड्यूस किया गया, तो क्या होगा, उसका जो CO2 मॉलिक्यूल है वो पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, फैल जाएगा। उस CO2 गैस का वॉल्यूम कितना होगा, जितना इस रूम का वॉल्यूम होगा, चूंकि रूम में फैलेगा तो हम लोग पढ़े कि किस वॉल्यूम क्या होता है, स्पेस ऑक्युपाइड। इसका मतलब पूरा स्पेस ऑक्युपाई कर लिया तो उसका वॉल्यूम उतना बोलेंगे ना। यानी हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी गैस का वॉल्यूम वही होता है जो उस कंटेनर का होता है जिसमें वो रखा जाता है। हम लोग लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ, देखो, वॉल्यूम ऑफ अ गैस विल बी इक्वल टू, साथ साथ लिखो, हम लिखने का टाइम बाद में नहीं देंगे, ये जो कहोगे कि रुकिए, नहीं रुकेंगे तब। कारण है कि जब हम लिखते रहते हैं तो गप करने लगता है, और उसके बाद जब फिर कहता है रुकिए तो क्यों रुकेंगे तब। तो देखो, अगर जेन्यून रहे तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम अगर गलत बात करोगे तो वो नहीं होगा। तो देखो समझिए, हम लोग क्या पढ़े कि गैस का वॉल्यूम क्या होगा, जो उस कंटेनर का होगा। कैसा कंटेनर होना चाहिए, क्लोज कंटेनर। मान लो ओपन कंटेनर रहेगा तो उड़ जाएगा ना। तो अगर क्लोज कंटेनर है, अगर उसमें गैस को हम इंट्रोड्यूस किए हैं तो गैस का वॉल्यूम वही होगा जो उस क्लोज कंटेनर का होगा। तो वॉल्यूम ऑफ ए गैस विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ that closed container in which it is kept। देखो, अब कुछ एग्जांपल से समझाएंगे कि वॉल्यूम क्या होता है, किस तरह से इसका यूज करेंगे क्वेश्चंस में। न्यूमेरिकल चैप्टर है ये, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए उसके लिए। मान लीजिए एक कंटेनर है, देखो मान लो एक कंटेनर है, समझिएगा, ये कंटेनर है 20 लीटर का, इसका वॉल्यूम है 20 लीटर। इसमें क्या किए कि आर्गन गैस को डाले। कंटेनर कितना है, 20 लीटर का, आर्गन गैस उसमें डाल दिया गया। कितना भी आर्गन गैस डालोगे तो क्या होगा, उसका मॉलिक्यूल पूरे वॉल्यूम में फैल जाएगा। यानी अगर पूछा जाए आपको कि आर्गन गैस का वॉल्यूम इसमें कितना होगा, 20 लीटर होगा, यानी हम लोग बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ आर्गन होगा 20 लीटर, होगा ना। मान लो आर्गन गैस डाल दिए तो उसका वॉल्यूम पूछेगा तो बोलेंगे 20 लीटर। अच्छा, लिख लिए, लिख लिए हो तो लिखो जल्दी, लिखो जल्दी। इसको 2-3 कंडीशन में लेके समझ लेंगे, जिसका यूज आगे करेंगे न्यूमेरिकल में। हो गया। अच्छा देखिए, अब कुछ केस लेके समझते हैं इसको। मान लो एक केस लेते हैं, समझिएगा, एक कंटेनर है, देखो ये कंटेनर क्लोज कंटेनर है, इसका वॉल्यूम है 500 लीटर। देखो एक कंटेनर है, इसका वॉल्यूम है 500 लीटर, यानी इसमें कितना गैस अटेगा, 500 लीटर। अब इसमें क्या किए कि मान लो 2 बैलून को डाल दिए,
एक बलून में आर्गन गैस है, दूसरे बलून में ऑक्सीजन गैस है। ठीक है, जैसे दो बलून डाल दिए, बलून एक बलून में भरा हुआ है आर्गन गैस, दूसरे बलून में भरा हुआ है ऑक्सीजन गैस। अच्छा, ये क्या है, आर्गन गैस का जो बलून है, देखिए आर्गन गैस का जो बलून है ये है 20 लीटर का, 20 लीटर है। और ये ऑक्सीजन गैस का जो बलून है वो है 10 लीटर का। ये है, तो देखो जैसे दो बलून है, एक में आर्गन गैस भरा हुआ है, दूसरे में ऑक्सीजन गैस भरा हुआ है। इस कंटेनर में डाल दिए। कंटेनर कितना का कैपेसिटी का है, 500 लीटर का है। अब केस 1 में हम कंसीडर करते हैं, मान लो केस 1 में हम कंसीडर करते हैं कि अगर मान लो इसको बोल दिए बलून ए, इसको बोल दिए बलून बी। ठीक है, मान लो केस 1 में कहेंगे बलून ए ब्रस्ट कर गया। ठीक है, इफ बलून ए इज ब्रस्ट, तो देखो सुनो, ए ब्रस्ट कर जाएगा बलून, तब आपको बताना है अब आर्गन का वॉल्यूम उसमें कितना होगा और ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना होगा। बोलो। इसीलिए कहे थे कि ध्यान से देखो और बताओ। देखो सुनिए, आर्गन का वॉल्यूम कितना, आर्गन का वॉल्यूम कितना, अच्छा ठीक है, 490। कौन बोला है? नहीं, हैंड रेज करो। नहीं, जो सही बोला है, गुड। देखो यहां क्या हुआ है, ये बैलून ब्रस्ट किया है, तो देखो ये कितना लीटर का था, 500 लीटर का था ना। कंटेनर कितना लीटर का था, उसमें एक बलून आप डाल दिए, तो बैलून का जैसे ये बैलून तो नहीं फूटा है, सुनो, ये बलून ब्रस्ट नहीं किया है ना ऑक्सीजन वाला, तो इतना स्पेस तो कम हो गया ना बाकी खाली। तो यहां पर वॉल्यूम ऑफ आर्गन क्या हो जाएगा, जो बचेगा वही ना होगा 500 में, ऑक्सीजन वाला तो है ही, यानी वॉल्यूम ऑफ आर्गन कितना हो जाएगा 490 लीटर, और वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा 10 लीटर। ये क्लियर हुआ? बताओ सब, सारे बच्चों को ये क्लियर हुआ? तुम ध्यान नहीं देते हो, बाद में कहते हो नहीं आता है समझ में, तुम ध्यान ही नहीं देते हो। नहीं, तुम खुद बाद में दोष देते हो, अपने खुद को तुम दोष देते हो कि नहीं समझ में आता है। तुम ये नहीं सोचते हो कि ध्यान नहीं दे रहे हैं। ध्यान दो। तो देखो ये क्लियर हुआ ना। अब सेकंड सिचुएशन देखिए, केस 2, आप लोग बताइएगा। मान लो अगर हम कहें कि अब बैलून बी ब्रस्ट कर गया, तो देखो इफ बलून बी इज ब्रस्ट, तो देखो अगर बी ब्रस्ट किया, उसके बाद आपको पूछेगा कि आर्गन का वॉल्यूम कितना होगा और ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना होगा। तो देखो
बी ब्रस्ट किया, इसका मतलब ये तो है अभी। अगर ये है, इसका कितना वॉल्यूम है 20 लीटर, तो 20 लीटर तो स्पेस वो घेरे हुए है बलून, रिमेनिंग स्पेस कितना बचेगा 480 लीटर, और ये बलून फूटा तो ऑक्सीजन 480 लीटर में फैल जाएगा, यानी वॉल्यूम ऑफ आर्गन हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ आर्गन तो वही 20 लीटर होगा, और वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 480 लीटर। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? चलिए नोट करिए। केस थर्ड भी करते हैं, पर लिखो ना। हो गया? अब आप लोग सोच रहे होंगे अगला क्या होगा, पता है? देखो केस 3 समझिए। अच्छा कर देते हैं, पहले 1 मिनट समझ लो, कर देंगे। इफ बोथ A and B are ब्रस्ट, अगर दोनों A और B ब्रस्ट कर जाएगा तो उस केस में दोनों का वॉल्यूम आर्गन का और ऑक्सीजन का कितना कितना होगा? आर्गन का कितना होगा, ऑक्सीजन का कितना होगा? अच्छा ये बताओ 500 के फेवर में कौन कौन है? 500 लीटर के फेवर में सही है 500 होगा। देखो क्यों, देखो बहुत अच्छा। देखो जब दोनों बलून को ब्रस्ट कर दिए तब ऑब्स्टेकल तो है नहीं बीच में, और हम लोग क्या पढ़े, गैस के मॉलिक्यूल का अपना कोई वॉल्यूम नहीं होता है, तो पूरे बल्क में ही ना वो फैल जाएगा, यानी उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 500 लीटर दोनों का। रिएक्शन नहीं करवाना है यहां, इसीलिए तो आर्गन और ऑक्सीजन लिए हैं। आर्गन कैसा गैस रिएक्शन करता है, वो उसका नोबल गैस उसका नाम है। तो देखो इस केस में वॉल्यूम ऑफ आर्गन भी होगा 500 लीटर और वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन भी होगा। ऐसा नहीं आप कहने लगिएगा कि सर दोनों को बांट देते हैं आधा आधा, ऐसा नहीं होगा। ये भी नहीं कह सकते हैं दोनों को जोड़ देते हैं टोटल वॉल्यूम कहेगा तो। ऐसा क्यों हुआ, तो आपको हम लिखवा दिए थे कि गैस मॉलिक्यूल का अपना वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है, उसका अपना कोई वॉल्यूम ही नहीं है मान लो, तो जो भी है पूरे में फैल गया जितना स्पेस है। 100 लीटर कैसे हुआ? एग्जिस्ट करता है, लेकिन बोले कि एक हाइपोथेटिकल कंडीशन मान लिया जाता है कि गैस मॉलिक्यूल का अपना वॉल्यूम नहीं है, नेग्लिजिबल है, जबकि रियल गैस में होता है। पढ़ाएंगे हम ही आगे। इसके पास वॉल्यूम रहेगा, ओकरे पास ना मास रहेगा। हाँ रहेगा। तो इसमें सर आइडियल गैस में मान लिया जाता है, तुमको तो कह रहे हैं मान लीजिए, जैसे न्यूटन लॉ में पढ़ते हो कि फ्रिक्शन लेस सरफेस है, होता है, मानते हो ना, उसी तरह से मान लेना है। पीछे बैक कर दे। ये बोला लिखना कर देंगे फिर आगे। तो वॉल्यूम के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। जैसे अकेला गैस है तो जो जिस कंटेनर में उसके वॉल्यूम के बराबर है,
और अगर मान लो दो गैस को डाल भी दिए एक कंटेनर में, तो जो कंटेनर का वॉल्यूम है वही दोनों गैस का भी वॉल्यूम होगा। ऐसा इसलिए होगा, गैस मॉलिक्यूल का अपना वॉल्यूम नहीं होता है, जो कंटेनर का वॉल्यूम है वही वॉल्यूम मान लिया जाता है आइडियल गैस के कंडीशन में। हो गया? हो गया ना? बनाए? चलिए एक चीज और देखिए आप, यूनिट तो हम लोग पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग क्लास में ही। देखो ध्यान दो, हम एक एक बच्चा को सिखा के रहेंगे ये चैप्टर। देखो यूनिट हम लोग पढ़े थे पिछले चैप्टर में, मोल में पढ़े थे, याद है? देखिए देखो, आप सिर्फ इतना करो, फिर से कर रहे हैं, तुम क्लास में ध्यान दो, फुल्ली अटेंशन होना चाहिए, और बाकी क्वेश्चन टोटल का टोटल करवाना मेरा काम। तुमसे नहीं बनेगा तब कहना कहा सर आप बोले थे नहीं बना, लेकिन आप ध्यान दो क्लास में सिर्फ। तो देखो वॉल्यूम का यूनिट, देखो पहले पीछे जो कॉन्सेप्ट, एक एक कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। जैसे वॉल्यूम के बारे में क्या कॉन्सेप्ट आप सीखे, जिस कंटेनर में रखेंगे उस कंटेनर के बराबर वॉल्यूम हो जाएगा, नहीं होगा? इसीलिए तो बैलून बना बना के दिखा रहे थे। देखो इस बैलून का 10 लीटर, तो इसमें 10 लीटर वॉल्यूम है। इस बैलून का 30 लीटर, तो उसमें 30 लीटर वॉल्यूम है। उसके बाद एक को फोड़ दिए, दूसरे को रहने दिए, दूसरे बार दूसरे को फोड़ दिए, एक को रहने दिए, और तीसरे बार दोनों बैलून को फोड़ दिए, तब क्या वॉल्यूम होगा? समझ में आ गया? अच्छा अब देखो, यूनिट हम लोग पढ़े थे, मीटर क्यूब पढ़े थे, ऐसा यूनिट। चलो बताओ आप लोग से पूछेंगे, हम रिवाइज करवा रहे हैं। 1 मीटर क्यूब कितना लीटर? 1000 लीटर पढ़े थे। फिर देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर इसको बोलते हैं 1 सीसी, ये इक्वल होता है 1 मिलीलीटर। अब देखिए 1 लीटर इक्वल होता है 1000 मिलीलीटर, या फिर देखो 1 ml 1 सीसी के इक्वल है, तो 1000 ml 1000 सीसी के इक्वल होगा। सीसी यहां देखो लिख दिए, सी फॉर क्यूबिक, सी फॉर सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर क्यूब हुआ ना, तो सेंटीमीटर क्यूब लिखिए, या उसी को बोल सकते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर। तो 1 लीटर हो गया 1000 सीसी। अच्छा बताइए, ठीक है पूछ रहे हैं, बोलो 1 डेसीमीटर क्यूब कितना लीटर? 1 लीटर, गुड। 1 मीटर क्यूब कितना डेसीमीटर क्यूब? 1000। 1 मीटर क्यूब कितना सीसी? सीसी मतलब यही सेंटीमीटर क्यूब हुआ। 10⁶। और सीसी सेंटीमीटर क्यूब इक्वल होता है ना ml के, तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁶ ml। आपको ये सब एक्सप्लेनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग में ही, बस इतना काफी है, लिखिए। इसी का यूज होगा इस चैप्टर में प्रॉब्लम बनाने में। देखो जब न्यूमेरिकल हम लोग आगे सॉल्व करने लगेंगे तो क्वेश्चन दे देता है। देखो कैसे क्वेश्चन देगा, कहेगा एक 5 लीटर का कंटेनर है, उसमें ऑक्सीजन गैस और नाइट्रोजन गैस दोनों डाल दिया गया। ऑक्सीजन गैस का मोल दे देगा 2 मोल है, नाइट्रोजन गैस का मोल 3 मोल है,
और अगर वॉल्यूम पूछेगा कि दोनों में कितना कितना होगा तो क्या बोलेंगे? वॉल्यूम क्या बोलेंगे? अरे वॉल्यूम दोनों का उतना ही होगा, मोल से क्या लेना देना है? कंटेनर में डाल दिया, अभी नहीं बताए थे। जब एक ही कंटेनर में तुम डाल दिया और कंटेनर का वॉल्यूम 5 लीटर है तो गैस का वॉल्यूम तो 5 ही लीटर न होगा दोनों का। सिर्फ यही जान लो कि मान लो आपको कहें कि इस रूम में दौड़ो, तो जितना स्पेस है उतना में तुम दौड़ जाओगे। अच्छा, हालांकि एक मासिव पार्टिकल है, तुम्हारा वॉल्यूम भी है कुछ, और दूसरा को दौड़ाएंगे तो तुम्हारा जगह छोड़ के ही दौड़ेगा, नहीं तो टकरा जाएगा। लेकिन गैस के केस में क्या मान लेते हैं कि उस गैस का वॉल्यूम है ही नहीं पहले वाले मॉलिक्यूल का, तो दूसरा मॉलिक्यूल भी उतना ही दौड़ेगा। तो यानी जो भी मॉलिक्यूल है सबका वॉल्यूम वही है जितना स्पेस है, क्योंकि पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का वॉल्यूम क्या मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, नेग्लिजिबल। लिखवा दिए थे। चलिए, वॉल्यूम हो गया। अच्छा, अब पढ़ते हैं थैंक यू कहां अभी? इतना जल्दी थैंक यू कर लोगे तब तो फिर गड़बड़ ही हो जाएगा। ऐसे देखो, एक बताते हैं, एक लड़का था, वो मैथमेटिक्स का, पहले सुनो ना, वो एग्जाम दे रहा था, तो वो मैथमेटिक्स का, तो वो क्या करता था कि हर क्वेश्चन का थोड़ा सा पार्ट बना देता था और छोड़ देता था। तो उसको पूछे, मान लो कोई भी पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम थोड़ा थोड़ा ही बना बना के छोड़ दिया, पूरा क्यों नहीं बना रहे हो? तो कहा, इसके आगे सर को नहीं आता है क्या, वो चेक कर लेंगे। तो वही तो तुम लोग करवा रहे हो। देखिए, आप पढ़ते हैं, समझिए, आप पढ़ते हैं प्रेशर, दूसरा पैरामीटर। फर्स्ट पैरामीटर पर है वॉल्यूम, सेकंड पैरामीटर है प्रेशर। इसको अच्छे से समझिएगा। देखो, सेकंड पैरामीटर गैस का है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? हाँ, फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया, फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस पर यूनिट एरिया, यानी वो होता है प्रेशर, यानी फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस पर यूनिट एरिया, यही होता है प्रेशर। देखो, समझो, अब देखो, प्रेशर अगर हम लोग लिखेंगे P, तो ये हो गया F बाय A। प्रेशर होगा F बाय A, होता है ना। इसको हम लोग दूसरे टर्म में भी डिराइव किए थे। तो देखो, इसका यूनिट हम लोग पढ़े थे, पहले यूनिट लिख लेते हैं। देखो, प्रेशर का यूनिट होता है और उसमें रिलेशनशिप। देखो, प्रेशर क्या हुआ, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो जैसे हम लोग अपने एटमॉस्फेयर की बात करें, तो एटमॉस्फेयर में जैसे हम लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो क्या हमारे ऊपर कुछ प्रेशर लग रहा है?
एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हवा का दबाव लगेगा ना, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको बोलेंगे। जैसे मान लो एक आदमी है, देखो समझो, एक आदमी है, वो अगर समझो वो एग्जिस्ट कर रहा है मान लो खुला एनवायरनमेंट में, तो क्या अभी इसके ऊपर कोई दबाव नहीं लग रहा है? लग रहा है। तो कितना प्रेशर लग रहा है इसके ऊपर? देखो प्रेशर एग्जैक्ट जो होगा वो होगा फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी हवा जो ऊपर से लग रहा होगा, हवा का मास होगा। सुनना ध्यान से, जैसे हवा जैसे एटमॉस्फेयर में है वो, तो हवा का कुछ मास तो होगा ना। अच्छा, और उसको अर्थ पुल करता है किसी ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण। तो जब किसी भी मास को अर्थ पुल करता है तो फोर्स कितना लगता है? mg। गुड। जैसे कोई भी चीज है उसको अर्थ किस फोर्स से खींचता है? मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी mg। तो mg फोर्स उस बेचारा को लग रहा होगा, नहीं लगेगा उसको? और यूनिट एरिया पर जो mg फोर्स लगेगा हवा के कारण, वही वो प्रेशर सह रहा होगा। अच्छा, पानी में उसको घुसा दो, सुनो ना, पानी में वो कूद गया पानी में, तो जब पानी में वो कूदेगा तो सुनो, पहले पानी का भी दबाव होगा, पानी का मास होगा ना, उसको भी फिर ग्रेविटेशनल फोर्स से पुल करेगा, उसका भी मास होगा। अब पानी के ऊपर हवा भी है, तो हवा का भी दबाव लग रहा होगा, यानी उसके ऊपर प्रेशर क्या होगा? बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा? इसीलिए आप लोग पढ़े होंगे लोअर लेवल में कि जैसे पैसिफिक ओशन है, ये बहुत जगह ऐसा है, जैसे गोताखोर लोग जाता है नीचे तो बहुत नीचे तक नहीं जा पाता है, क्योंकि इतना ज्यादा, अगर वो बहुत नीचे चला जाएगा तो इतना ज्यादा दबाव बढ़ जाएगा ऊपर से कि मतलब नीचे से ऊपर चला जाएगा सीधे। तो इसीलिए क्या होता है कि कुछ ही जितना बियरेबल है उतना ही जा सकता है, क्योंकि दबाव बढ़ेगा प्रेशर के कारण। तो यहां पर देखिए, तो क्या किया साइंटिस्ट लोग, समझो, प्रेशर को मेजर करने के लिए डिवाइस बनाया। तो डिवाइस, दो तरह का डिवाइस बनाया था, हम लोग को पढ़ना है। एक बनाया है डिवाइस बैरोमीटर, प्रेशर को मेजर करने के लिए एक डिवाइस बनाया बैरोमीटर, और दूसरा डिवाइस बनाया मैनोमीटर। दोनों ही पढ़ना है सिलेबस में। तो प्रेशर को मेजर करने के लिए दो तरह का डिवाइस यूज करते हैं, एक बैरोमीटर और दूसरा मैनोमीटर। तो पहले यूनिट आपको पहले हम एक्सप्लेन कर दिए थे स्टार्टिंग क्लास में ही, वो हम लिख लें क्योंकि यूज आएगा। तो देखो, वन एटमॉस्फेयर, देखो देखा गया कि बैरोमीटर में जो मरकरी है, अभी बैरोमीटर का फिगर बना के हम समझाएंगे आपको। बैरोमीटर में जो मरकरी है वो 76 सेंटीमीटर तक जाता है, जब वो हम लोग अपने एटमॉस्फेयर में उसको फ्री छोड़ते हैं तो यानी उसको क्या बोलते हैं कि एक एटमॉस्फेयर का प्रेशर यहां पर लग रहा है। जैसे मान लो बैरोमीटर यहां पर लाए, अब बैरोमीटर में जो Hg है मरकरी, अगर 76 सेंटीमीटर पर जाकर रुकेगा तो हम क्या बोलेंगे, यहां पर कितना प्रेशर लग रहा होगा हवा का? तो एटमॉस्फेयर के बराबर, उसी को शॉर्ट में कहते हैं वन एटमॉस्फेयर। तो वन एटमॉस्फेयर जब बोलेगा तो बैरोमीटर में मरकरी कहां जाएगा, कितना? 76 cm ऑफ Hg। इसको मिलीमीटर में अगर कन्वर्ट कीजिएगा तो 1 सेंटीमीटर होता है 10 मिलीमीटर, यानी ये हो जाएगा 760 mm।
क्या हुआ? हालांकि देखो, जैसे वो बेचारा गया बाहर तो इसी तरह बता रहे हैं, एक बैच में पढ़ा रहे थे, एक लड़का 2-3 बार बाहर जाता था डेली क्लास में। हम कहे नहीं, अब इसको चेक करेंगे ये करता क्या है। तो जानते हो, जब जाके देखे, एक दिन हम उसको वॉच करने लगे, इसको देखते हैं क्या करता है छुप के। तो गए ना, तो वो ऐसे ऐसे चला रहा था। आप समझ सकते हो, तो वो सब नहीं ना। तो देखो, तो 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू कितना हो गया? 760। अच्छा देखो, सुनिए, एक साइंटिस्ट था, सुनिएगा, उनका नाम था टॉरिसिली, नाम था। देखो बहुत कुछ, हर तुम्हारा भी है क्या? तो देखो, सुनो सुनो, एक साथ बहुत कुछ है ना। देखिए, बहुत कुछ आपके बुक में अभी नहीं है, लेकिन नॉलेज के लिए हम, चूंकि हम लोग तो आगे पढ़े हुए हैं ना, तो बहुत कुछ आपको एक्स्ट्रा चीज जानने को मिलेगा। जैसे देखो, एक साइंटिस्ट का नाम था टॉरिसिली, और उनके, चूंकि टॉरिसिली नाम था, इसीलिए प्रेशर का एक यूनिट बनाए टॉर। तो टॉर किसको कहते हैं? तो जब मरकरी बैरोमीटर में 1 मिलीमीटर मूव करता है तो उसको बोलते हैं 1 टॉर। यानी हम लोग कह सकते हैं 1 टॉर इज इक्वल टू 1 mm ऑफ Hg। समझ में आया? टॉर क्यों रखा नाम? साइंटिस्ट का नाम है टॉरिसिली, उन्हीं के नाम से रखा टॉर। अच्छा देखो, 1 टॉर हो गया 1 mm ऑफ Hg, तो 1 एटमॉस्फेयर हो जाएगा 760 टॉर। तो 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 टॉर। ये सब हम लोग पढ़े थे ना? अच्छा देखिए, बार के यूनिट के टर्म में पढ़े थे। बैरोमीटर से बना है बार। जैसे प्रेशर को मेजर करने के लिए एक डिवाइस होता है बैरोमीटर, BAROMETER, बैरोमीटर, उसी से लिया गया बार। तो प्रेशर का एक यूनिट है बार, और ये होता है, सुनिए। अच्छा देखो, एक चीज और, पहले बार से पहले एक चीज और जान लीजिए। SI यूनिट में जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं, तो कैसे कन्वर्ट करते हैं? आप याद है? आपको बताए थे डेरिवेशन। अच्छा एक बार और समझ लो, तुरंत कर देंगे 1 मिनट में। देखो देखो, पढ़े थे P इज इक्वल टू F/A। F कितना, फोर्स कितना लगेगा? mg ना। तो इसको लिख देते हैं m इंटू जी बाय a। अच्छा, अब क्या करते हैं कि ऊपर और नीचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, दोनों को h से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो, ये क्या करते हैं? हाइट से, h क्या हुआ? हाइट, हाइट से मल्टीप्लाई कर दिए। क्यों किए बता रहे हैं, वो समझ जाओगे। अच्छा बताओ, रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है?
एल इंटू बी यूनिट होगा मीटर स्क्वायर। अच्छा एक चीज बताओ, सिलेंडर का एरिया कितना होता है? पाई स्क्वायर एच तो वॉल्यूम होता है। अच्छा वॉल्यूम पर ही चलते हैं, छोड़ो। सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है? अच्छा वो कैसे निकाला? तो देखो, नहीं क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। देखो जितना क्रॉस सेक्शन है, नीचे सर्कल है ना, तो सर्कल का एरिया पाई स्क्वायर एच, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट हो जाता है वॉल्यूम, होता है ना। एरिया ऑफ, जैसे सिलेंडर है तो उसका क्रॉस सेक्शन नीचे वाला पेंदी कैसा है? सर्कल है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जैसे सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और हाइट कितना है? एच। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ये सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। तो वही यहां पर देखिए, एरिया इंटू हाइट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? वॉल्यूम। नहीं हो जाएगा? जैसे एरिया इंटू हाइट क्या होगा? तो इसको लिख देंगे m इंटू जी इंटू एच बाय वॉल्यूम, लिख सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए। अच्छा देखिए, हाँ तो किधर से भी तो सेम ही ना होता है। सिलेंडर कैसा होता है? नहीं होता, ऊपर और नीचे सेम ही ना होता है। सिलेंडर का शेप यही ना है। तो क्रॉस सेक्शन का एरिया तो पाई आर स्क्वायर ही ना हुआ, हाइट एच है तो पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा देखो, अब देखो मास बाय वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी। तो डेंसिटी को रो से यहां लिखेंगे, रो जी एच। डेंसिटी क्या होता है? मत रो। तो डेंसिटी को डी या रो से डिनोट करते हैं ना। तो ये अब समझ में आ गया। प्रेशर क्या होता है? रो जी एच। रो क्या है? डेंसिटी। जी क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एच क्या है? हाइट। क्लियर? अब देखो सुनो, अगर मरकरी की बात करें, बैरोमीटर में क्या रहता है? मरकरी एटमॉस्फेयर में जब बैरोमीटर को लाते हैं तो मरकरी कितना सेंटीमीटर जाता है? 76 सेंटीमीटर। ये एक्सपेरिमेंटल चीज है। अच्छा सुनिए, 76 सेंटीमीटर हाइट हो गया ना, यानी एच का वैल्यू कितना हो गया? 76 सेंटीमीटर। अगर उसको मीटर में बदल देंगे तो 76 बाय 100 मीटर यानी 0.76 मीटर होगा। अच्छा, जी आप जानते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ अप्रोक्सीमेशन होता है। अप्रोक्स क्यों, जब प्योरे लो ना भी तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना। अच्छा, आपको हाइट पता है 0.76 मीटर, क्योंकि बैरोमीटर में 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर बोलेंगे तो हाइट जाएगा ना 0.76 मीटर। और आपको पता हो गया जी का वैल्यू 9.8। बचा क्या? अब एच तो हाइट हुआ, बता ही दिए 0.7 से। रो बचा। तो सुनो, रो क्या है? डेंसिटी। देखो रो क्या है? डेंसिटी। डेंसिटी सुनो, डेंसिटी प्रैक्टिकली समझो। डेंसिटी होता है यूनिट वॉल्यूम में जितना मास प्रेजेंट हो। जैसे मान लो, सुनो ना, मान लो तुमको मिल्क का डेंसिटी निकालना है, ठीक है? मिल्क का, दूध का डेंसिटी निकालना है। तो क्या करो, एक लीटर का बर्तन ले लो। 1 लीटर का आता है ना कंटेनर, 1 लीटर, आधा लीटर सब मिलता है। हाँ, तो 1 लीटर का कंटेनर ले लिए और उसमें दूध को डाल दो। जब वो लबालब भर जाएगा तो देखो, तो उसमें कितना वॉल्यूम हो गया? 1 लीटर वॉल्यूम बोलेगा ना। जैसे अब लबालब इसलिए बोलेगा खाली रह जाएगा तो कहोगे कम है, तो जब पूरा भर जाएगा तो वॉल्यूम कितना हो गया? 1 लीटर। क्योंकि 1 लीटर क्यों बोले? उतना स्पेस ऑक्युपाई किया। अब उसको तराजू ले आओ
और उसको किलोग्राम वाला ये होता है ना 500 ग्राम 100 ग्राम वाला, उस पर तौलो कितना ग्राम आएगा। मान लो अगर वो 920 ग्राम आया, पहले सुन लो ना, हालांकि वो डिफर करता है क्योंकि फैट की मात्रा पर डिपेंड करता है ना, वो नहीं फैट का अमाउंट पर नहीं डिपेंड करेगा। मान लो देसी गाय का दूध लाएंगे या जर्सी गाय का दूध लाएंगे तो अलग अलग ना होगा, क्योंकि फैट का अमाउंट अलग अलग ना होगा। अच्छा सुनो, तो 1 लीटर लिए, सुनिए हम समझाना जो चाह रहे हैं उसको समझिए। वन मतलब यूनिट, 1 लीटर यानी यूनिट वॉल्यूम हुआ ना, 1 मतलब यूनिट हो गया, तो यानी यूनिट वॉल्यूम हुआ 1 लीटर। और उसमें मास कितना हो गया 920 ग्राम मान लो, तो 920 ग्राम पर लीटर क्या हो गया डेंसिटी, यानी यूनिट वॉल्यूम में, यूनिट मतलब 1, यूनिट वॉल्यूम में जो मास प्रेजेंट होता है वही क्या होता है डेंसिटी। समझ में आया। अच्छा, मरकरी लिक्विड फेज में पाया जाता है, पता है ना आपको, सिंगल ऐसा मेटल है मरकरी जो कि लिक्विड फेज में पाया जाता है। अच्छा, मरकरी जब लिक्विड फेज में है तो मरकरी का वॉल्यूम जिसमें रखेंगे उसी तरह का शेप ले लेगा ना। तो मान लो 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर ऊंचा एक डब्बा लेंगे, समझो 1 सेंटीमीटर लंबाई हो, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई हो और 1 सेंटीमीटर ऊंचाई हो, तो ऐसा डब्बा ले लेंगे। अच्छा बताओ उसका वॉल्यूम कितना हुआ 1 सेंटीमीटर क्यूब, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट क्या होता है, और उसमें मरकरी को भर दो। जैसे वो डब्बा ले लिए, डब्बा का वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर क्यूब और उसमें मरकरी को डाल दे। देखे हो मरकरी, कहाँ देखे हो? हाँ, शादी में मरकरी देखा जाता है, गधा कहीं का। ये मरकरी नहीं। मतलब तुम तो गजब हो, देखने का कुछ और देखता है कुछ और। समझो, तो देखो एक समझो 1 सेंटीमीटर लेंथ है, 1 सेंटीमीटर ब्रेथ है और 1 सेंटीमीटर हाइट है, तो वो उस डब्बा का वॉल्यूम कितना हुआ 1 सेंटीमीटर क्यूब। और समझो उसमें मरकरी डाल दिए, मरकरी जब भर जाएगा उसमें कितना भरेगा लबालब। और जब मरकरी भर जाएगा तो क्या बोलेंगे कितना वॉल्यूम है उस मरकरी का, बताओ। 1 cc 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा ना। मरकरी जब भर जाएगा तो उस डब्बा का स्पेस है 1 सेंटीमीटर क्यूब का, तो मरकरी का वॉल्यूम कितना हुआ। अब 1 बोल रहे हैं कि यूनिट हुआ ना, यानी यूनिट वॉल्यूम हुआ 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब उस मरकरी को हम तराजू पर डाल के तौलेंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना ग्राम गया है, तो जब क्या नहीं तौलाएगा, क्यों नहीं तौलाएगा, सेंटीमीटर क्यूब तो अच्छा बड़ा हुआ, ऐसा थोड़ा छोटा होता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब बेसिकली एक लूडो वाला होता है ना, वो उतना बड़ा होगा डब्बा, उतना बड़ा डब्बा हम नहीं भर सकते हैं। देखो, तो अब उसको जब हम लोग तौलते हैं, यह प्रैक्टिकल करने का चीज हो गया ना। जब उसको तौलते हैं तो तराजू दिखाता है उसका वजन 13.6 ग्राम। देखो मरकरी बहुत डेंस होता है, बहुत ही हैवी होता है। अगर हम तुमको एक 5 लीटर का ये जो पेट्रोल वाला डब्बा होता है या करवा तेल वाला मस्टर्ड ऑयल वाला, और उसमें मरकरी भर के दे देंगे तो उठा नहीं पाओगे। उठा लो, तुमको लग रहा है उसमें वजन निकाले, अभी हम तो निकाल देंगे तुरंत मैथमेटिकली, तुम खुद निकाल सकते हो, इतना वजन हो जाएगा। देखो ना अभी हम तुमको समझाएंगे तो उठा ही नहीं पाओगे, उतना वो भारी हो जाएगा। तो सुनिए
मरकरी का डेंसिटी कितना होता है? 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब में 13.6 ग्राम। ये तो एक्सपेरिमेंट करने का चीज है ना। तो 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मरकरी का डेंसिटी होता है। तो देखो, अब तीनों चीज आपको पता हो गया। जब इसको हम लोग पुट करेंगे तो 1 एटमॉस्फेयर जो है वहां पर कितना प्रेशर होगा हवा का, ये निकल जाएगा। तो ये निकाले थे हम लोग, देखना फर्स्ट क्लास में पढ़ाए थे। देखो इसमें पढ़े थे 1 एटमॉस्फेयर आया था। अरे मक्खी भी आज केमिस्ट्री पढ़ के छोड़ेगा। तो देखो 1 एटमॉस्फेयर को जब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किए तो 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही पास्कल बोलते हैं क्या? तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1। रखने वाला कहाँ है इसमें? रखने वाला तुमको कहां दिख गया? देखो, तुमको अभी हम पूछेंगे 1 का बुक ले आएंगे या 2 का, कहेंगे ये तो बताओ, तो तुम क्या रटोगे उसको? एकदम बताओगे, धारा प्रवाह बताओगे, बस यही समझ लो। नहीं नहीं, हम तो हायर लेवल तक पढ़े तो बहुत ज्यादा आगे पढ़ लिए हैं, तो नीचे वाला तो याद रहेगा ही तब। हाँ तब तो देखो 1 एटमॉस्फेयर हो गया 1.03 इंटू 10⁵ पास्कल। 1 बार होता है 10⁵ पास्कल। देखो 1 बार होता है 10⁵ पास्कल, और तब 1 एटमॉस्फेयर हो जाएगा 1.013 बार। अच्छा, अगर इसको बार को एटमॉस्फेयर में करना है तो 1 बार इज इक्वल टू हो जाएगा 0.987 एटमॉस्फेयर। देखो ना, नहीं 1 से थोड़ा सा कम होता है, लगभग तो होता ही है। और सीजीएस सिस्टम में, सीजीएस में कन्वर्ट किए थे तो 1 एटमॉस्फेयर होता है 1.013 इंटू 10⁶ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और एक रिलेशन होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 10⁵ डाइन पर। लिखो, ये सब चीज पहले पढ़े हुए हैं। मोल में वो तो कन्वर्ट कर दिए, इधर लाकर डिवाइड कर दिए। हाँ, सबका सही में, सबका है, सही बोल रहा है। सबसे ज्यादा देखो इसमें यूज सबसे ज्यादा किसका होगा ये भी बता दो। देखो इसका यूज सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद इसका यूज होगा, उसके बाद इसका होगा। पास्कल बोल लिए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही तो पास्कल बोलते हैं।
एक नया है, सब तो पुराना ही है, और वो भी नया नहीं है। हम क्या किए, इसको लाके इधर भाग दे दिए, बात वही है। हाँ, पढ़ाएं, चेंज करें स्लाइड। लो, रुक गए, लिखो। तो चलिए अब पढ़ते हैं। प्रेशर मेजर करने का कौन सा डिवाइस? अभी दो चीज बोले थे हम, हाँ, बैरोमीटर और मैनोमीटर। तो देखिए, देखो, डिवाइसेस used for measuring pressure देखो, प्रेशर यूज करने के लिए डिवाइस यूज करते हैं। ए में बैरोमीटर और बी में मैनोमीटर। देखो, प्रेशर मेजर करने के लिए दो डिवाइस है, बैरोमीटर और मैनोमीटर। मरकरी का कलर कैसा होता है? सिल्वरी टाइप का सर। ग्रे कलर का होता है। तो देखो, अब इसमें जैसे प्रेशर मेजर करने के लिए दो डिवाइस है, बैरोमीटर और, अब दोनों ही हम लोगों को पढ़ना है। चलिए पहले पढ़ते हैं बैरोमीटर। देखो, इसको अच्छे से समझना, इस पर क्वेश्चन रहता है। देखो, बैरोमीटर कैसा होता है, कैसे यूज करते हैं, इसको हम लोग अब समझते हैं। देखो, ये एक कंटेनर है, इसमें मरकरी है, देखो लबालब वाला भी यूज करेंगे, देखो ना, अभी नहीं। देखो, बैरोमीटर कैसे बनाते हैं समझो। साइंस एक ऐसा चीज, कलर हम लिखे हैं उसमें मरकरी का कलर है, नहीं समझो अभी। तब तो हम छपा के लाते तभी होता वो, उसको कहते तो नहीं, ग्रे नहीं है। देखो ग्रे कहाँ है? अच्छा ये, हाँ सही है कह रहा है, लोग बना ही देते हैं वही। अरे पिंक थोड़े होता है मरकरी,
अच्छा रहने दो। देखो देखो, आपको बैरोमीटर बनाने के लिए सिखा रहे हैं। क्या करते हैं समझो, एक कंटेनर है, इसमें नहीं अभी लबालब नहीं है ये एक कंटेनर है, इसमें मरकरी ले लिए, ठीक है। अच्छा अब क्या किए, देखो इसको समझो। अब क्या किए, एक टेस्ट ट्यूब लिए। टेस्ट ट्यूब समझ रहे हो ना? हाँ, तो देखो एक टेस्ट ट्यूब लिए, समझिएगा। होता है ना ऐसा। अब देखो टेस्ट ट्यूब लिए और इसमें समझो, टेस्ट ट्यूब में मरकरी को भर दिए। बड़े छोटा करना, पढ़ना मत। देखो इसमें क्या क्या समझो, टेस्ट ट्यूब में मरकरी को भर लिए, लेकिन इसमें लबालब भरे और उसमें क्या है, खाली भी है। अब क्या किया, एक चीज और देखो, जैसे टेस्ट ट्यूब में मरकरी को भरे, भरने के बाद ये जो थंब है ऊपर से उसको ऐसे दबा दिए ताकि वहां पर हवा नहीं घुस पाए। जैसे लबालब भरने के बाद क्या करेंगे, उसको क्लोज कर देंगे और इसको क्लोज करके ऐसे बंद करके हवा नहीं घुस पाए उसमें, क्योंकि ऊपर तक भरा हुआ है, यानी लबालब भरा हुआ है। हाथ से बंद किए और इसमें लाके ऐसे पलट दिए, हवा नहीं घुस पाए, ऐसा ध्यान रखना है। अच्छा कहोगे अगर बड़ा ऐसा टेस्ट ट्यूब है तब तो सुनो, तो उसमें क्या करेंगे समझो, उसमें कहोगे कि ये अंगूठा से थोड़े बंद होगा, तो उसके लिए क्या चाहिए, तो हम कहेंगे अच्छा ठीक है अंगूठा से नहीं होगा, कार्डबोर्ड लगा देंगे पट से, जो ही भरेगा कार्डबोर्ड से बंद कर देंगे। तो इसको क्या किए, इसमें मरकरी भर के एयर टाइट बना के और इसमें इसको पलट दिए। इसमें लगने दो हवा। हल्ला नहीं करो, गड़बड़ा जाएगा यहां। देखो इसको ऐसे इसमें पलट दिए। सुनो, जब इसमें हम इसको समझिएगा, जब इसमें पलटेंगे हम, जैसे एयर टाइट बना के इसमें पलट देना है, जब इसमें पलटेंगे तो देखा जाता है, देखो इसमें कुछ हाइट तक खाली बच जाता है वैक्यूम, बाकी इसमें नीचे मिल जाएगा, नीचे मरकरी है ना, तो उसमें क्या होगा, मिल जाएगा और मरकरी। तो यहां जो गैप बचा, इस यहां क्या है, देखो इस यहां पर क्या है, वैक्यूम। हाँ वैक्यूम है यहां पर। अब देखो पास्कल साहब एक लॉ लेके आए थे, आप लोग पढ़े होंगे, याद है पास्कल लॉ? 9th क्लास में पढ़ा होगा। नहीं याद है? प्रेशर के लिए देखो वो एक लॉ लेके आए थे,
उन्होंने कहा था, सुनिएगा, उन्होंने कहा था एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, हाँ गुड, बस यही तो चाह रहे थे कि तुम बताओ। एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पर कोई भी पॉइंट लोगे तो वहां पर प्रेशर सेम होता है। जैसे उनका कहना था, पास्कल्स लॉ आप पढ़े होंगे इसे, देखो पास्कल्स लॉ आप पढ़े थे कि कोई भी एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो उसमें किसी भी पॉइंट पर प्रेशर क्या होता है, सेम होता है। तो लिखेंगे इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन प्रेशर at any point will be same। यही था पास्कल्स लॉ। पास्कल का लॉ था किसी भी प्लेन में, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन अगर है तो उसमें किसी भी पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। तो अब अगर हम इसमें 3 पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, मान लो ये एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है, मान लो ये पॉइंट बी है, और मान लो ये पॉइंट सी है। देखो तीनों एक ही हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, बताओ, देखो समझो, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन लिए, इसमें 3 पॉइंट कंसीडर किए, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी और तीसरा पॉइंट सी। तो यहां जो प्रेशर होगा, ये पास्कल चाचा के अनुसार तीनों जगह प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, होगा ना। अच्छा, अभी हम लोग जैसे एटमॉस्फेयर में हैं तो हमारे ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है, 1 atm हवा का दबाव। तो जैसे यहां खुला है तो यहां पर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर लग रहा होगा। तो देखो यहां पर ए पॉइंट पर, यहां पर प्रेशर कितना लग रहा होगा, 1 खुला हुआ है। यहां भी, ये भी पार्ट खुला हुआ है तो यहां भी प्रेशर कितना लग रहा होगा, 1 एटमॉस्फेयर। अच्छा, पास्कल के अकॉर्डिंगली बी पॉइंट पर भी प्रेशर उतना ही होना चाहिए, होना चाहिए ना। अच्छा, तो 1 एटमॉस्फेयर यहां भी होना चाहिए। अच्छा, लेकिन सुनिए, लेकिन इसका जो हाइट है मरकरी कॉलम का, इसमें देखो, उसमें मरकरी कॉलम का हाइट h है, मरकरी कॉलम का हाइट कितना है, h है। अच्छा सुनो, इसका मतलब यह हुआ कि यहां 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 जो प्रेशर ले रहे हैं वो, ये h हाइट मरकरी के कारण जो प्रेशर लग रहा होगा वो होगा 1 एटमॉस्फेयर, होगा ना। तो यहां पर कितना प्रेशर लगा रहा होगा मरकरी, बताओ। देखो, हाइट के कारण प्रेशर निकालने का एक फॉर्मूला लिखे थे, रो जी एच लिखे थे, नहीं अभी डिराइव किए थे पीछे। हाइट के कारण प्रेशर का फॉर्मूला क्या लिखे थे, रो इंटू जी इंटू, तो यहां भी यही है बैरोमीटर। बैरोमीटर कोई नया चीज नहीं, यही वो टेस्ट ट्यूब को पलट दिया, इसमें यही सिस्टम जो है इसको क्या बोलते हैं, बैरोमीटर। ये है बैरोमीटर, ये क्या है, बैरोमीटर।
मीटर। अब देखो इसमें ये होना चाहिए, मान लो ए पॉइंट पर जो प्रेशर होगा वही प्रेशर कहां पर होगा, बी पॉइंट पर भी होगा, नहीं होगा? देख लो, ए पॉइंट पर कितना प्रेशर लगेगा, ये कैसे लिखे, किस थ्योरी से, पास्कल्स लॉ से। पास्कल्स लॉ से एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में प्रेशर क्या होता है, सेम होता है, यानी ए के यहां पर जो प्रेशर होगा वही यहां होगा, और ए पॉइंट पर प्रेशर लगेगा 1 एटमॉस्फेयर। अब बी पॉइंट पर जो प्रेशर होगा तो एच हाइट के कारण रो जी एच डिराइव किए थे पीछे, जितना हाइट रहता है उतना रो जी एच होता है, तो ये हो जाएगा 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू रो जी और एच। समझ में आया? रो क्या है, डेंसिटी ऑफ मरकरी, एच क्या है, हाइट ऑफ मरकरी कॉलम इन बैरोमीटर। बैरोमीटर है ना ये, तो देखो यहां पर रो है डेंसिटी ऑफ मरकरी और एच है हाइट ऑफ एच जी कॉलम इन बैरोमीटर। अरे इतना बढ़िया पढ़ा रहे हैं तब भी कह रहा है। जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू, और देखो रो आपको पता है डेंसिटी ऑफ मरकरी 13.6 ग्राम पर सीसी होता है, जी कितना होता है 9.8 सेंटीमीटर, सॉरी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेंटीमीटर में करेंगे तो 980 हो जाएगा। तो वहां से फिर हम एच निकाल सकते हैं ना सॉल्व करके, तो हाइट ऑफ मरकरी कॉलम 76 सेंटीमीटर खुद आ जाता है, और एक्सपेरिमेंट करके भी देखा जाता है कि बैरोमीटर में मरकरी कॉलम कितना पाया जाता है 76 सेंटीमीटर। बैरोमीटर आप समझ गए, इसका यूज अब हम लोग अगले क्लास करेंगे, बैरोमीटर और नैनोमीटर से क्वेश्चन टाइप भी करवा देंगे। देखो इंटरेस्टिंग चैप्टर है ना, मजा आएगा पढ़ने में। हाँ बोलो।